नमस्कार। मैं हूँ सुशील चंद्र विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एटीवी न्यूज़, बढ़ता हुआ चैनल है। और आज का जो हमारा सीधा सवाल है, वो है टीवी एंकरों के खिलाफ इंडिया गठबंधन का फतवा जारी किया गया है। और हमारे साथ जो पैनल में जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट हैं, वो हैं केशव पंडित जी, सीएमडी ऑफ एटीवी न्यूज़। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी है। ब्रजेश जी ये सोल्जर भी रह चुके हैं और एक एडवोकेट भी हैं और ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं ये। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरबिल जी जो है ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है और दिल्ली से हैं ये। आप सभी का स्वागत है इस न्यूज़ चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा सीधा है केशव जी से। केशव जी, ये क्या हो रहा है जो 14 लोगों के खिलाफ जो फतवे जारी किए जा रहे हैं, ये टीवी एंकरों के खिलाफ? ऐसा क्या हो गया है, इन लोगों ने उठा लिया है कि टीवी एंकरों के खिलाफ ये फतवे जारी किए जा रहे हैं? केशव जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब लोग किसी से खिलाफ हो जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन लड़ाई आमने सामने की जिससे है उससे ही लड़ाई लड़नी चाहिए। जी जी। अब लड़ाई अगर किसी सैनिक से है तो सैनिक से लड़ाई लड़े, ना कि रसोइये से जाकर के लड़ाई लड़ने लग जाए, नुकसान करने लग जाए खादान का। बोले कि नहीं, खाने के राशन में ही जहर मिला दूंगा, पानी में जहर मिला दूंगा, दूषित हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। व्यवस्थाएं यहाँ पर ये चल रही है कि जब धर्म युद्ध हो या फिर आप कोई भी युद्ध हो, चाहे वो जीवन का युद्ध हो या फिर वो धर्म युद्ध हो या फिर आपका जो है लोकतंत्र की लड़ाई हो, तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से ही सही रूप से आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। जी। पत्रकार समाज का आईना है, समय समय पर वो समाज का जो है आईना है, ये चीज भी साबित हुई है और लगातार होती रही है। जी जी। जो चीजें उनके दौर में नहीं कर पाए वो आज खोल रहे हैं। बहुत सारे और भी एंकर हैं। भाजपा ने तो कभी कोई लिस्ट ऐसी जारी नहीं की कि ऐसे एंकरों पर बैन कर देना चाहिए, उनको उठा के बंद कर देना चाहिए। कोई ऑफिशियल आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ कभी किया नहीं गया। जी जी। मनीष कश्यप पर एनएसए लग जाता है 1 सेकंड में जब कोई चीज चलाता है कि इसने दंगा भड़काने की कोशिश की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जो है मुख्यमंत्री का बेटा कहता है सनातन धर्म खत्म कर दूंगा, तो ऐसा बयान मतलब इससे कोई अशांति नहीं फैलती है। एनएसए कितनी कब लगा? नहीं लगा अभी तक। तो ये दिखाता है कि देश में 2-2 संविधान चल रहे हैं। अब बात आती है कि इस फतवे पर ये फतवा क्यों जारी किया गया, इसे आदेश तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। आदेश का अर्थ ये है कि जो हमारे चैनलों के लिए जो बोर्ड कमेटी है उसको आप लिख के दे सकते हो, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को लिख के दे सकते हो, आप सूचित कर सकते हो। जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, आप उसको ब्रॉडकास्टर्स अथॉरिटी को आप लिख करके दे सकते हो कि हमें इस प्रोग्राम से प्रॉब्लम है, हमें इस चैनल से समस्या है, ये गलत फैला रहा है। चैनल अपनी जवाबदेही तय करेगा। एंकर जो है वो केवल चैनल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी मात्र हैं। जब भी किसी कंपनी जो है वो सरकार के बनाए हुए नियमों पर जो है चलती है, ना कि कर्मचारी तो चलेगा ही वैसे। अब इन्होंने कहीं भी अपने उस फतवे में जो आदेश है इनका, फिलहाल को आदेश ही उसको कहा जाए या फतवा कहा जाए समझ में नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से भी इन्होंने दिया है उसमें अगर ये संस्थानों के नाम डालते, कहते कि फला संस्थानों में 14 संस्थानों में गलत प्रसारण दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से कवरेज दिखाई जा रही है, क्योंकि ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ये जवाब मांगते कि क्या ये चैनल जो है उन मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। जी, क्या ये अपनी जगह पर सही है? चैनल जवाब देता, आप उसमें कहते कि फला शो में है, इस शो में ये वाली चीज जो गलत चलाई गई, आप अपने एविडेंस और अपनी चीजें आप देते और आप कहते कि चैनल गलत चला रहे हैं। जी। लेकिन आप तो सीधे तौर पर कर्मचारी के खिलाफ चले गए। आप ये चाह रहे हैं कि किसी का शो बंद हो जाए और वो कर्मचारी पर बैन लग जाए। बहुत सारे तो फिर नेता भी गलत बयान देते हैं। लोग पार्टी के खिलाफ जाते हैं, फिर नेताओं पर क्यों नहीं जाते हैं? और तो नेता बैन होने चाहिए। जी जी। लेकिन एंकरों के खिलाफ ये देखिए कि इनकी जब प्रतिशोध कितना है। तो कुछ दिन पहले किसी एक पार्टी का जो है एक नेता आता है और कहता है कि अगर आपने उस पार्टी को वोट दिया तो आप राक्षस हैं, आप तो गलत हैं। मतलब गाली की एक इंतहा कि आप जब पार्टी से नहीं जीत पाते हो, नेताओं से नहीं जीत पाते हो, अपने विपक्ष में आप जीत नहीं पाते हो, तो आप वोटर की बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते हो, आप वोटर को गाली देने पर उतारू हो जाते हो। आप नेताओं से नहीं जीत पाते हो तो आप मीडिया पर आप जो है सीधे हो जाते हो। आपको जवाब ईडी को दो ना,
आप ईडी को तो जवाब दे नहीं पाते हो, लेकिन आप लड़ने के लिए पत्रकारों से आ जाते हो। तो पत्रकारों से जो ये लड़ाई जो इनकी चल रही है, मुझे ये लगता है कि ये पर्सनल तौर पर सुधीर चौधरी को पकड़ लिया, अंजना ओम कश्यप को छोड़ दिया, क्या मतलब है आपका? एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों पूरी तरह से सही और गलत चलाएगा? वो क्यों इसमें द्वेष रखेगा? मतलब आधा, फिर तो अगर अंजना ओम कश्यप को छोड़ा है तो अंजना ओम कश्यप को फिर कांग्रेस ने खरीदा हुआ है। फिर तो यही दर्शाने की बातचीत हो गई कि आधे एंकर कांग्रेस ने खरीदे, आधे भाजपा ने। तो फिर जिनको कांग्रेस ने छोड़ दिया उनको भाजपा जो है फतवा जारी कर दे, अपना आदेश जारी कर दे। तो ये चीज आपको देखने वाली है कि कल को अगर ये लड़ाई अगर होने लगी और ये संस्थान आमने सामने अगर आने लगे, पत्रकार और राजनेता अगर आमने सामने इस वाली लड़ाई पर टुच्चेपन की हद होती है। अभी तक तो एंकर डिबेट में आकर के ये पैनलिस्ट जो हैं, जितने भी ये नेता जो हैं, जो बने घूम रहे हैं तथाकथित, अपने आप को दिखा रहे हैं कि अगली बार जीतेंगे और पिछली बार हार गए थे, हम पिछली बार जीत रहे थे। जीत जाए तो ईवीएम बड़ी निर्दोष हो जाती है, हार जाए तो ईवीएम पर पूरा दोष आ जाता है। तो ऐसे नेता जो है ये खुद में तय नहीं कर पाते कि हम करें क्या। एक ऐसा वकील लेकर के आते हैं जो खुद आतंकवादियों के केस लड़ता आ रहा है, अब वो एंकरों के खिलाफ जो है केस लड़ेगा, वो तो लड़ेगा ही। जो आतंकियों के केस लड़ता रहा हो उस पर बैन लगाने की कभी बात नहीं है क्या इस देश के अंदर? तो बात आप सोचिए कि कम से कम किसी एंकर पर ये तो प्रश्न नहीं है कि उसने कभी किसी आतंकवादी की वकालत की हो, कभी ये तो उसके ऊपर आरोप नहीं लगा ना। राष्ट्र के खिलाफ कभी आरोप लगाओ किसी एंकर पर, आप बताओ। इन 14 के 14 एंकरों से मैं ये कहता हूं कि पत्रकारिता छोड़ दूंगा अगर एक कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर दे इन 14 एंकरों के खिलाफ कि कभी राष्ट्र के खिलाफ बोला हो, कभी सेना के खिलाफ बोला हो, कभी हमारी जो है न्याय व्यवस्था के खिलाफ बोला हो, कभी भी किसी चीज के खिलाफ उन्होंने बोला हो। फैसले चाहे जैसे आए हो, जैसे भी आए हो, उन्होंने माना है और हमेशा वो मानते रहेंगे। इनकी लड़ाई मैं अपनी समझ से कहता हूं, और अपनी समझ से क्या, ये दावे से मैं कहता हूं, क्योंकि अब भारत में बहुत साक्षर लोग हो गए हैं, शिक्षित लोग हैं, वो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये लड़ाई केवल भाजपा वर्सेस इंडिया की नहीं रह गई। उनका बस चला तो इंडिया नाम रख लिया। भाजपा भी अगर इसी ऐसी हरकत, ओछी हरकत पर उतरती तो भारत नाम रख लेती, तो भारत वर्सेस इंडिया हो जाता। क्या मतलब बनता? मतलब देश लड़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं? ये तो लड़ाई की एक ऐसे नाम को आप अगर अपने केवल एक संगठन का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, कल को हम शॉर्टकट में मोदी बना लें अपने संगठन का नाम और कहें मोदी वर्सेस भाजपा, तो क्या मतलब है इसका? आप कल को MODI का कोई फुल फॉर्म आप बना करके ले आइए और आप सीधे कर दीजिए। अरे एक ही पद बचा है, तो प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित कर दो अपने आप को। अब एक प्राइम मिनिस्टर पद बना है, सभी की रजामंदी से ही फतवे जारी हो रहे हैं, तो एक और आदेश ले आओ, उनसे को प्राइम मिनिस्टर भी एक पद होगा इस इंडिया गठबंधन में, तो आप अपने प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया आप कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? तो बात यह है कि आप अपने घर में ही आप अपने नियम बनाते हो, अपने घर से चलाते हो, जनता से भी कभी पूछ लिया करो, उनसे भी तो पूछ लो कि आप कर क्या रहे हो। तो ये लड़ाई इनकी पर्सनल है। अगर ऑर्गेनाइजेशन गलत चलाते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कदम उठाना चाहिए कि आपकी इस कर्मचारी से हमें शिकायत है। जब भी हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर हम ये कहें कि हमें SBI से कोई प्रॉब्लम है, बैंक से प्रॉब्लम है या किसी संस्थान से प्रॉब्लम है, तो हम संस्थान के खिलाफ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि आपकी जो है सर्विस बहुत बेकार है। वो पूछते हैं कि आपको सर्विस कैसे बेकार लगी, तो हम उनको जो बताते हैं कि हमें वहां के सर्विस सेंटर से सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो मुझे लगता है कि वो शिकायत लिखी जाती है और वो अपने कर्मचारी पर एक्शन लेते हैं। यहाँ पर दो चीजें मैं साफ कर दूं कि एक चीज तो क्लियर है कि चैनलों पर इन्होंने कोई ब्लेम नहीं लगाया। चैनल को लेकर के इन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि उनके किसी भी शो से इनको आपत्ति है। आपत्ति इनको ये है कि ये 14 एंकर चमचागिरी अगर कल को करने लग जाए तो ये 14 के 14 एंकर इनके लिए सही हो जाएंगे। बस वो 14 एंकर चमचागिरी क्यों नहीं कर रहे हैं उससे आपत्ति है। इससे कतई आपत्ति नहीं है कि टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ गलत चल रहा है, इस पर इन्होंने एक भी चैनल के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये पर्सनली जो है इसको ले रहे हैं और ये जो चाह रहे हैं वो चीज तो कभी नहीं हो पाएगी। जो चमचागिरी नहीं करने को आमादा है उसे कैसे आप जबरदस्ती करवा लेंगे? नहीं करेगा। तो मैं तो मेरा तो उत्तर यही रहेगा। जी अप्रिल जी, पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा गया है और चौथा स्तंभ ऐसा पत्रकारों का होता है कि एकदम साफ सुथरा और सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई या तो पेन के माध्यम से दिखाएंगे या दिखाएंगे चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये चौथे स्तंभ के ऊपर प्रहार है? इनका सीधा प्रहार है? अगर चौथे स्तंभ के ऊपर सीधा प्रहार है तो इस तरह से प्रहार करने से क्या फायदा? और अगर प्रहार कर भी रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रहार होगा हम पत्रकारों पे, हम एंकरों पे। और एंकरों पे अगर पत्रकार ये लोग प्रहार करते हैं तो ये बीजेपी कांग्रेस ही मिलके कर रहे हैं।
ऐसा तो चौथे स्तंभ पे नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है अब्रिल इसके बारे में? देखिए, इस बात को आप समझिए, जिस प्रकार से चौथे स्तंभ के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। जिस प्रकार से वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, उस समय भी प्रेस का दमन किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उसी प्रकार से उसी मानसिकता का प्रदर्शन ये आज कर रहे हैं। इनकी मानसिकता यही है कि प्रेस इनका गुलाम बनकर रहे और जो ये कहें उसको सुनकर के प्रेस बोले, उस इनके पक्ष में बोले, इनकी तरफदारी प्रेस करता रहे, जबकि प्रेस का कार्य है, प्रेस का दायित्व है कि वह निष्पक्ष तौर पर कार्य करे। और प्रेस सही कार्य कर रहा है, उसके बाद भी जिस प्रकार से ये मीडिया के अंदर इंटरफेरेंस करने का कार्य कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और इस बात को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार से ये मीडिया के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। मीडिया तो जनता तक बात पहुंचाने का एक माध्यम है, मीडिया जनता तक बात पहुंचाता है, मीडिया की कोई गलती नहीं होती, मीडिया किसी के पक्ष में नहीं होता, मीडिया ईमानदारी के साथ कार्य करता है। जहां तक बात है इस लिस्ट के अंदर, जो इन्होंने लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से, ये नाम जो जारी किए हैं, इन नामों में कहीं रवीश कुमार का नाम नहीं आ रहा है। इस बात को आप देखिए, कहीं अजीत अंजुम का नाम नहीं आ रहा है, कहीं बरखा दत्त का नाम नहीं आ रहा है। इनके नाम अगर आते तो उसका मतलब था कि इनको सच में पीड़ा है, लेकिन इनके नाम नहीं आए क्योंकि वे इनकी तरफदारी करते हैं, इनके पक्ष में बोलते हैं, और वे बिके हुए सारे पत्रकार हैं। उन बिके हुए पत्रकारों को लेकर के बैठे हुए हैं, उसके बाद ये गोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं और मीडिया का अपमान कर रहे हैं। हमारी मीडिया बहुत सक्षम है, हमारी मीडिया को मालूम है कि किस प्रकार से कार्य करना है, और मीडिया स्वतंत्र है। प्रेस की आजादी का ख्याल रखना सरकार का भी दायित्व है और सरकार रख रही है। प्रेस की आजादी बहुत महत्वपूर्ण है, जनता तक बात निष्पक्ष तौर पर ईमानदारी के साथ सच्चाई प्रेस के माध्यम से पहुंचे, इसका ध्यान रखने का कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जबकि जिस प्रकार से ये अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की सूची जारी करने का, इसकी निश्चित तौर पर जनता भी निंदा कर रही है। और निश्चित रूप से इस बार जब ये चुनाव में जाएंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा, देश की जनता इनको हराने का कार्य करेगी, और इनको मालूम इस बात को भी पड़ जाएगा कि जिस प्रकार से ये प्रेस के खिलाफ जा रहे हैं और एंकरों को का बहिष्कार करने की ये बात कर रहे हैं, और विशेष रूप से नाम लेकर के, विशेष तौर पर नाम लेकर के, नाम जारी करके ये सूची जो जारी कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक मानसिकता प्रदर्शित कर रही है। इस बात को आप समझिए, अगर इनकी सरकार होती तो ये क्या कर रहे होते इन एंकरों के साथ। अगर इनकी सरकार होती तो इतनी लिस्ट जारी करना भर था, इसके साथ ही इनको किसी ना किसी फर्जी मुकदमे लगा करके इनके ऊपर इनको जेल भेजने का कार्य किया जाता। कोई भी पत्रकार बाहर नहीं होता अगर इनकी सरकार होती कांग्रेस की इस देश में। तो इसीलिए ये बदला लेने का कार्य कर रहे हैं, बदले की भावना से ये लोग कार्य करते हैं। जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी जी का अपमान किया गया था जब इनकी महाराष्ट्र के अंदर सरकार थी, उसी प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, जनता इनसे बचकर रहेगी। इस बात को स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से रायबरेली की आप बात कर लीजिए, अमेठी की बात कर लीजिए, वायनाड की बात कर लीजिए, अमेठी से हारकर वायनाड भागे थे, इस बार वायनाड से हारकर कहां भागेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए वायनाड से भी हारेंगे, क्योंकि वहां भी अब जनता समझ चुकी है राहुल गांधी बहुत ही फर्जी व्यक्ति है। और जिस प्रकार से देश का सत्यानाश करने का प्रयास ये लोग करते रहे हैं, इनकी सरकारों के दौरान जिस प्रकार से देश के खिलाफ फैसले लिए गए और इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, अब उसी मानसिकता को कैरी ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उसी मानसिकता को आगे लेकर के चलने का कार्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन कर रहा है। ये सनातन विरोधी गठबंधन है, देश विरोधी गठबंधन है। देश के खिलाफ कार्य करने वाले लोग सारे एकजुट हो गए। ईडी, सीबीआई इनके खिलाफ कार्य करती है, इस बात को बोलते हैं क्योंकि ये अपने घरों में काला धन छिपा कर रखते हैं। जिसके घर में काला धन रहेगा, निश्चित रूप से एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, और एजेंसियों को जो इनपुट मिलते हैं उसके आधार पर एजेंसियां कार्य करती हैं। जो सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्य किया जाता है, ना कि जिस प्रकार ये कहते हैं कि गृह मंत्री जी के द्वारा बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ एजेंसियां कर रही हैं निष्पक्ष तौर पर कर रही हैं।
लेकिन वही बात है, ये अपने आप भ्रष्ट हैं तो ये दूसरों को भी भ्रष्ट समझते हैं। सारे के सारे गठबंधन वाले सारे भ्रष्ट हैं, सनातन विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, देश के खिलाफ हैं और देश में आग लगाने की ये लोग बात करते हैं। राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, संजय राउत ने भी इस प्रकार के बयान दिए और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी कहा। जब संजय राउत का बयान आया उसके बाद उद्धव ठाकरे जी का बयान आया, तो मैं कह देता हूं जिस प्रकार से राम मंदिर के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी बहुत आज परेशान होंगे उद्धव ठाकरे को देख करके। जिस प्रकार से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुओं के लिए जीवन भर कार्य किया, वो कितने आज परेशान होंगे और दिल में पीड़ा लेकर बैठे हुए होंगे। और जिस प्रकार से अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, उद्धव ठाकरे को वो स्वीकार नहीं हो रहा, उद्धव ठाकरे परेशान हैं और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जब उद्घाटन होगा तो यहाँ दंगा होगा, एक और गोधरा राइट हो सकता है। तो गोधरा दंगे की ये बात कर रहे हैं। इनको तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। जिस प्रकार से इन्होंने दंगा कराने की बात की, गोधरा दंगे की बात की, गोधरा दंगे को कराने की बात ये बोल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर उद्धव जी से, इनके पास कहां से ये सूचना आई? और अगर इनके पास ये सूचना है तो इन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अगर इनके पास ये सूचना है तो क्यों ये पुलिस को नहीं बता रहे हैं? ये साक्ष्य प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं? और सूचना इनके पास कहां से आई? कौन सा सूत्र है? किसने बताया? या फिर ये स्वयं षड्यंत्र रच रहे हैं वहां दंगा कराने का, गोधरा दंगा कराने का? जिस प्रकार से गोधरा दंगों से तुलना कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन की, तो ये एक प्रकार से भगवान श्री राम का और हिंदू धर्म का स्पष्ट अपमान है। और देश की जनता, देश का सामान्य मानवीय अब समझ चुका है ये देश विरोधी तत्व हैं। इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी ने राम मंदिर के खिलाफ दलीलें देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट में किया। ये वही लोग हैं जो बेशर्मी के साथ उसके बाद इनके पार्टी के नेता जनेऊधारी ब्राह्मण बनकर घूमते हैं। उसके बावजूद इनको मैं बता देता हूं, ये आलू से सोना निकालने की जो बात करते हैं, पहली बात तो ये सीरियस नहीं है किसी भी काम के लिए, और दूसरी बात है ये पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। परिवारवाद के आधार पर इनको पद मिल गए, परिवारवाद के आधार पर ये आगे बढ़ गए, क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद चलता है। स्पष्ट सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई परिवारवाद नहीं चलता। ये परिवारवाद के आधार पर आगे बढ़े हुए लोग हैं और ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है एक प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और जिस प्रकार से इनकी लगातार पीढ़ियां चली आ रही हैं, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पद दिया जाता है अध्यक्ष का। मल्लिकार्जुन खड़गे इनके एक प्रकार से वफादार इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इनकी ही बात सुनते हैं और राहुल गांधी की ही सारी बात चलती है। पूरी पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सुनती है। गांधी परिवार के अलावा कोई पत्ता भी हिलाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं रखता। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कोई नहीं सुनता पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो आपको मालूम है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो आप। इसी के आधार पर मैं इतनी बात करता हूं, उसके साथ में समाप्त करता हूं। जी ब्रजेश जी, अभी देखिए अब्रिल साहब ने बहुत कुछ बोला। मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूं, चौथे स्तंभ पे जो इस तरह से हमले हो रहे हैं, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप उस राय से हमें बताएं कि जो चौथा स्तंभ पे हमला कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या ये राजनीति से प्रेरित है या क्या इनकी कोई भड़ास है, क्या या इनके अंदर से कोई चीज ऐसा ज्वालामुखी फूट रहा है कि किसी तरह को इस तरह से बीजेपी को या किसी भी पार्टी को आगे जाने से रोका जाए? ऐसा क्या है? क्योंकि 14 एंकरों पे जो इन्होंने बैन लगाए हैं वो तो हमारे समझ से परे है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। टीवी चैनलों पे बैन नहीं लगाया है, एंकरों पे बैन लगाया है। कल को हमारे ऊपर बैन लगा देंगे, क्या होगा? बताएं ब्रजेश। आवाज नहीं आ रही ब्रजेश जी आपकी, आपका साउंड नहीं आ रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए। आपने खैर जो पूरा प्रश्न बोला उसके लिए भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन इस बीच में आपने एक बात बोली, बोले हम कांग्रेस से परेशान हैं। मान्यवर, कांग्रेस से मैं व्यक्तिगत तौर पर परेशान हूँ। और आज आपको छोटी सी बात बताऊं, ये संयोग नहीं है, ये योग है। आपको छोटी सी बात, मीडिया से कांग्रेस परेशान क्यों है? आप एक बात बताइए, सूरत कोर्ट में जो सबूत रखे गए थे, कौन से वाले सबूत थे? मीडिया के सबूत। तभी तो मालूम चला कि मीडिया ने क्या बोला था। दूसरा, माननीय स्टालिन जी ने तमिलनाडु में जो बोला, कहां से मालूम चला हमको? मीडिया से ही मालूम चला। मीडिया से मालूम चला चुनाव के बारे में क्या क्या था। और हम उनके ऊपर अभी उनका बहिष्कार भी हो रहा है, उनका ये भी हो रहा है। तो उनको लगा कि एकदम से हमारा वोट बैंक खिसक रहा है।
और जी लेटेस्ट उदाहरण कांग्रेस का ही मंत्री का लेटेस्ट उदाहरण बताता हूं मैं, भरतपुर का। मैं उस जी क्षेत्र से आता हूं, मैं उस गांव से आता हूं, हालांकि जयपुर में काम करता हूं, लेकिन उस भरतपुर के छोटे से गांव से आता हूं। राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं श्री भजनलाल जाटव जी। अच्छा, जी इनका क्या है, ये करते क्या ये लोग, एक जो संगठन होता है ना, उस संगठन में से कुछ लोगों को चुनते हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जी जी तुम्हारी कोई, कुछ संगठन में से, अर्थात फूट डालो और राज करो, एक मन में भ्रम पैदा कर देते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम कुछ नहीं हो। सेम भरतपुर में भजनलाल जाटव जी ने क्या किया है, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं वैर विधानसभा से और जी पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने कहा कि जो भरतपुर के जाट हैं, जो जी जी राजस्थान में जो भरतपुर जिला है, भरतपुर के जाट डागरों को जाट ही नहीं मानते हैं। अब जी जी डागुर यार, हजारों साल से हमारी नाते रिश्तेदारियां हो रही हैं, हमारी उठक बैठक हो रही है, हमारा एक हुक्का पानी, एक खान पान, हमारा, हम तीज त्योहार, दीपावली, गोवर्धन पूजा की परिक्रमा हम साथ में लगाते हैं, और अचानक ऐसा कैसे होगा कि भजनलाल जी ने कह दिया, उनको पास में कहां से प्रमाण आया। अब जी क्या जी हो गया, कैसे चला कि भजनलाल जी ने बोला हमारे लिए, जाटों के लिए बोला है, ये हमें मालूम चला मीडिया से, और उनके खिलाफ मैंने महानिदेशक राजस्थान को इसकी कंप्लेन दी है। इसके लिए मैंने अभी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है कि इस जी तरह से एक फ्रैक्शन को, एक कम्युनिटी को, जाटों में डागुर गोत्र को आपने ऐसा अलग किया, और किसने, कांग्रेस ने, किसके कहने पर, अशोक गहलोत जी के कहने पर, ताकि आपस में ये हो, जाट भड़के, दंगा भड़के, सांप्रदायिक हिंसा हो, और आगे के लिए भी वैमनस्य पैदा हो। ये कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने किया है। तो अब देखो, मानवता के तरह देखा जाए तो कांग्रेस के लिए तो मीडिया वालों, आप भी थोड़ा सा उनके हिसाब से तो गलत काम कर रहे हो ना, कि सच्चाई दिखा रहे हो। मीडिया सच्चाई दिखाना है ब्रजेश जी, हम तो जो आंख से देखते हैं वो दिखाते हैं। उन्होंने षड्यंत्र किया है कि इनको ही बैन किया जाए, धीरे धीरे मीडिया को ही अपने कब्जे में लिया जाए। जी जी और जो किए गए हैं, इनके माध्यम से मीडिया को ही गिरफ्त में लेने का काम किया, ताकि मीडिया जगत में व्याप्त हो कि या वास्तव में शायद हो सकता है इन्होंने कुछ गलत किया होगा, 14 एंकरों ने तभी कुछ किया है, सोच समझ के किया है। तब क्या होगा, आपस में ही मनमुटाव, आपस में भय, द्वेष, आपस में उनमें वैमनस्य होगा। ये कांग्रेस की नीति, तो इसी के अग्रसरण में इन्होंने काम किया है। मान्यवर जो दिल्ली से बैठे हुए हैं, मेरी बात से सहमत होंगे शायद। तो मैंने जहां तक इसका कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि इनका है फूट डालो और राज करो। आपस में इनमें एक छोटे से समुदाय को ले लो, किसी 2-4 लोगों को ले लो और उनको बोलो कि तुम्हें कोई पूछता नहीं है, और फिर बाद में क्या, वो 2-4 लोगों को अलग कर देना है। ये इन प्रकार समाज में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना कि आपको लगे कि वास्तव में साहब बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अब ये तो जिम्मेदारी हमारी समाज की, मीडिया की है। आप इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, आप इसके अगेंस्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मीडिया को एकजुट रहना है। सरकार तो आनी है जानी है, आज हमारी भाजपा की सरकार है, कल हो सकता है किसी और पार्टी की होगी, 10 साल बाद हम कहाँ रहेंगे। सरकार तो आती जाती रहती है। ये तो जैसा माननीय श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि सरकार आएंगी जाएंगी पर ये देश रहना चाहिए। तो सेम ये मीडिया स्तंभ है, चौथा स्तंभ, ये मजबूती से खड़ा रहना चाहिए आपस में। जी। तो चौथा स्तंभ जो देखेगा वही तो लिखाएगा। अब्रिल जी, चौथे स्तंभ के ऊपर जो प्रहार इन लोगों ने किया है और जिस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी तरह से अपना हर चीज में सक्सेस होंगे, क्योंकि जो आंखें देखती हैं कौन लिखता है, जो हम देखते हैं तो हम क्यों बुलाते हैं। सच्चाई आपसे भी तो सच्चाई बोलो, सच्चाई ही बोलने के लिए हम आपको लेके आते हैं। जो हम बोलते हैं वो सच बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते, और इस चैनल के माध्यम से ही सच्चाई दिखाई जाती है, या प्रिंट मीडिया के थ्रू ही राइट चीजें लिखी जाती है। अब्रिल जी, ये तो 14 लोगों पे आज प्रहार किया है, हो सकता है कल को और 14 लोग निकल के आए जिन पे ये प्रहार करें। इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि यूनिटी को तोड़ने लगे हैं ये लोग, यूनिटी तोड़ रहे हैं।
अप्रैल जी। बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद बात है जिस प्रकार से अखिलेश यादव की कई वीडियोस आपने देखी होंगी, लाइव के दौरान भी वो कह देते हैं कि आप टिके हुए पत्रकार हो, गलत पत्रकार हो, आपको मालूम नहीं है, आप गोदी मीडिया हो। इस प्रकार के अपमानजनक शब्द अखिलेश यादव कई बार बोल चुके हैं। तो इस प्रकार का कार्य इन लोगों को नहीं करना चाहिए, ना ही इनको शोभा देता है। अरे ये मुख्यमंत्री रहे हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद एक यूट्यूबर से भी भिड़ने को तैयार हो रहे हैं, ये इनको शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं जो अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरा विश्व जिनको जानता है, उनसे लड़ने को ये तैयार बैठे हुए हैं। न जाने इनकी बुद्धि भगवान ने हर ली है एक प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जनता भी इनको समझ रही है। ये कहते हैं कुछ यूट्यूब चैनल बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है। ये बयान था अखिलेश यादव का आज तक के मंच से, और कह रहे थे आपके चैनल को लोग देखना आप बंद कर चुके हैं। तो यूट्यूबर्स की व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो कौन से यूट्यूबर्स हैं आप सोच कर देखिए। वो रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम है, और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी भी हो सकते हैं, बरखा दत्त हो सकती हैं। तो ये यूट्यूबर्स की ये बात कर रहे हैं जो चैनलों से हटकर अब यूट्यूब चैनल पर बैठकर झूठ फैलाने का, फ्रॉड कार्य करने का कार्य यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। उनके लिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, और एक प्रकार से ये इनके खरीदे हुए पत्रकार हैं। खरीदे हुए पत्रकारों को साथ रखने की इनकी मंशा है, और जो ईमानदार पत्रकार हैं उनको बैन लगाने की मंशा है। हो सकता है कल को आपका भी उसमें सूची में नाम जुड़ जाए, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी पत्रकार का उसमें जुड़ सकता है, कोई भी पार्टी उस किसी भी पत्रकार का उसमें नाम जुड़ सकता है। हो सकता है कल समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर दे। इन लोगों का कुछ मालूम नहीं है, अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य पूर्व में भी इनके द्वारा अनेकों बार किया गया है। उसी क्रम में ये इन कार्यों को कर रहे हैं। जिस प्रकार से मौनी बाबा मनमोहन सिंह को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, अब वो बेचारे चुपचाप रहते थे, ईमानदारी के साथ जितना कार्य मिलता था उतना करते थे। उनका कार्य क्या था, इतना भ्रष्टाचार करवाना है तो करवाते थे, उतना भ्रष्टाचार उनके हाथ में सरकार थी। और जिस प्रकार से सोनिया गांधी उस सरकार को लीड कर रही थी, सारी देश को मालूम है, सारी दुनिया जानती है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी का अपमान करने का मैं कहूंगा इन्होंने कार्य किया, उनका दुरुपयोग करने का इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया, तो वह बिल्कुल गलत है। और कम से कम ये इस बात को सोनिया गांधी को भी सोचना व समझना चाहिए, यदि इस प्रकार के कार्य इन लोगों के द्वारा किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास इनके ऊपर से हटेगा, और जब जनता का विश्वास हटेगा तो जनता के बल पर ही ये सब कुछ है, और जनता का विश्वास हटते ही ये समाप्त हो जाएंगे। अमेठी से समाप्त हो गए, स्मृति ईरानी जी ने इनको हराने का कार्य कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जो अपने आप को इतने बड़े खानदान का वंशज मानता है, उसको हराने का कार्य स्मृति जी के द्वारा किया गया। एक भारतीय जनता पार्टी की आम सी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद वो इतनी बड़ी नेत्री बनी, उसके साथ साथ राहुल गांधी को वहां से उनके गढ़ में से हराया जहां वो सोचते थे कि ये उनकी विरासत है, उनका अधिकार है यहाँ से जीतना, उनकी अकल वहां से ठिकाने लगाई। इस बार हो सकता है हम किसी मजबूत कैंडिडेट को तो हर बार ही उतारते हैं, इस बार आपको नया चित्र वायनाड में भी देखने को मिले, तो जिस प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए वायनाड से भी राहुल गांधी का सफाया होना इस बार तय है, आपके टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं। और उसके साथ साथ रायबरेली से भी इनकी जमानत जब्त होना तय है, चाहे सोनिया गांधी लड़े, प्रियंका गांधी लड़े, चाहे कोई लड़े। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उड़ती हुई खबरें आई, आपने भी देखी होंगी, वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी खबरें आई। तो मुझे लगता है हो सकता है भाई बहन को जमानतें जब्त कराने का ज्यादा शौक है, तो ये लड़ सकते हैं जहां मर्जी से चुनाव, उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर वाराणसी से चुनाव ये लड़ते हैं तो हो सकता है 100 या 200 लोगों के अलावा इनको वोट ही प्रियंका गांधी को ना मिले वाराणसी से, और प्रियंका गांधी को भी इनके पार्टी के नेता भी इनको वोट नहीं देंगे। मुझे मालूम है वहां की स्थिति, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मोदी जी को वोट देते हैं। उनका कहना यह होता है यहां से हमारा कोई बड़ा नेता तो चुनाव नहीं लड़ रहा, अब मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देकर बेकार क्यों करें, कांग्रेस को वोट देकर तो बेकार करना है अपना वोट। तो कांग्रेस वालों को खुद ये लगता है कि अपना वोट देकर बेकार करना है।
और प्रियंका गांधी लड़ेंगी तब भी मोदी जी के नाम पर कांग्रेस वाले वोट देंगे। वो है कांग्रेस में, लेकिन वोट भाजपा को आती है, ये एक अलग बात है। और जिस प्रकार से कांग्रेस वालों का ही कांग्रेस पर से भरोसा हट गया, इस बात को मैं कह रहा हूं, कांग्रेस वाले ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे, तो बाहर वाले क्या करेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के नहीं रहे, इनको एजेंट भी नहीं मिलेगा वाराणसी में खड़ा करने के लिए पोलिंग बूथ पर, इनका कार्यकर्ता भी, इनका झंडा पकड़ने वाला भी कोई इनको नहीं मिलेगा वाराणसी में। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकती हैं, 100-200 वोटें लेकर के ये उल्टी घर बैठने का कार्य करेंगी। और जहां से भी ये चुनाव लड़ेंगे, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अब संसद में नहीं जाएगा वर्ष 2024 के चुनाव के बाद, कभी भी आजीवन ये सदन में कभी उपस्थित नहीं होंगे, इस बात को मैं बता देता हूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी तो जेल जाएंगे, आपको भी मालूम होगा, और उसी के आधार पर आगे बढ़ते रहिए। जो सोनिया गांधी उर्फ एंटोनिया दी माइनो है, ये चुनाव लड़ती हैं नहीं लड़ती हैं वो एक अलग विषय है, ये चुनाव निश्चित रूप से हारेंगी। और जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी जी ने सच दिखाने का कार्य किया था, आपके मैं विषय पर आता हूं जर्नलिज्म के, तो जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी जी, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा सत्यता को प्रदर्शित करने का कार्य किया गया था। किस प्रकार से उनके ऊपर हमला कराया गया था, बदमाशों को भेजकर, गुंडे बदमाश भेज करके इन्होंने अर्नब गोस्वामी पर हमला कराने का कार्य किया था। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और जानकारी दर्शकों से साझा करता हूँ जो बहुत कम शायद लोगों को पता होगा। राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू पता है किसने किया था? राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू किससे करवाया जाए, ये डिस्कस चल रही थी कांग्रेस में, कोई चेहरा नहीं मिल रहा था। अब राहुल गांधी के कांग्रेस के तो बहुत ज्यादा जो है इंडिया टीवी में भी है, राजदीप जी लगातार जो है उन्होंने सोनिया जी का भी इंटरव्यू किया था, लेकिन जब बात राहुल जी की आई कि राहुल जी को एंकर नहीं मिल रहा था, तो अर्नब गोस्वामी पहले वो एंकर थे जिन्होंने राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू किया था। तो ये तो ऐसा भूल जाते हैं, ये तो ये कहते हैं कि पहला किससे करवाया जाए ताकि छवि हमारी जो है देश के सामने जाए। आज वही अर्नब गोस्वामी को बैन करने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिनको कभी इंटरव्यू पहला दिया था, उससे पहले इनको देश जानता नहीं था, केवल नाम सुना सुना सा था। तो पहली बार स्क्रीन पर चेहरा दिखाने वाले जो थे, आज वही कह रहे हैं कि नहीं आपको स्क्रीन पर रहने ही नहीं दूंगा, आपको कैसे ही हटा दूंगा। जिन्होंने पहली बार अपनी स्क्रीन पर लाए तो उनकी खुद की स्क्रीन छीनने को तैयार है। मतलब ऐसे लोग कहे जाते हैं कि अगर मैं अपने घर में नहीं रहूंगा तो रहने आपको भी अपने घर में नहीं दूंगा, बात ये है। तो इनको हमारे समाज में अलग अलग नामों से जानते हैं। केशव जी, ऐसा था कि ये चौथे स्तंभ पे हमला कर रहे हैं, इन्होंने चौथे स्तंभ पे हमला कर दिया है। अभी तो इन्होंने टीवी चैनल्स पे हमला किया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि यूट्यूबर्स जो हैं, यूट्यूबर्स पे भी ये लोग हमला करेंगे तो अभी हमारे साथ में जो अभी हमारे साथ में ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही जी, फूट डालो राज करो जी। चाहते तो एक साथ भी लिस्ट निकाल सकते थे 10-12 पन्नों की, सारे पत्रकार बैन कर देते, लेकिन एक साथ इनको पता है हजम नहीं होंगे ना, हजम नहीं होंगे। हाँ, शेर का मांस सब कोई अगर खाने की कोशिश करेगा तो नहीं हजम होगा। अब पता लगे कि गट्ठा अगर मिल गया है उसको बड़े दिनों के बाद में, और वो कहे कि नहीं एक साथ में गटक जाऊंगा, तो ये वो तो नहीं है। तो बात ये है प्रॉब्लम यहाँ पर कि फूट डालो। अब देखो इन्होंने क्या किया, चौधरी जी को उस लाइन में ले लिया, लेकिन अंजना ओम कश्यप को नहीं लिया, क्योंकि अगर ये आज तक के सारे एंकर ले लेते या जी न्यूज के सारे एंकर ले लेते तो इनके लिए फांसी का फंदा, गले का फंदा तैयार हो जाता। अब इन्होंने आपसी मतभेद पैदा कर दिया उन एंकरों के बीच में थोड़ा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि वो बुद्धिजीवी हैं, वो जानते हैं कि चालों को, ऐसी चालों को तो 70-75 सालों से वो तो पूरा हिस्ट्री जानते हैं आपकी। भाई जिस व्यक्ति के बारे में हिस्ट्री ना पता हो उस व्यक्ति को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो वो तो स्टडी पहले भी करते रहे और वो तो अब तक करते हैं, उन्होंने तो शुरुआत ही आपसे की और आप पर ही खत्म है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो उसके हेडमास्टर रह चुके हैं वो लोग, जिनको बैन कर रहे हैं लोग। तो समस्या यहाँ पर ही है कि उस यूनिवर्सिटी के हेडमास्टरों को अगर आप बैन करेंगे, प्रोफेसर को बैन करेंगे, तो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अब कल को हमें तो ये डर लग रहा है कि आने वाले समय में भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ताओं को बैन न कर दें, क्योंकि अपने वाले तो भेजेंगे नहीं, दूसरे वालों को जाने नहीं देंगे, कहेंगे कि नहीं ये वाले प्रवक्ता भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया का आदेश है। तो इंडिया का जो आदेश है, ये फतवा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह के काम हो रहा है ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है, एकदम अलोकतांत्रिक है। इसको किसी भी तरह से अपनाया नहीं जा सकता है, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हो सकती।
यहाँ कोई किसी को मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा। अब देखिए यहाँ से निकलते हैं और ये सीधे पहुंच जाते हैं अमेरिका में, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भाई यहाँ कोई चैनल नहीं है आपके? इतने सारे तो चैनल हैं आपके, आपने आज तक तो चैनलों पर सारा कुछ किया हुआ है, जितना तमाशा किया आपने। दूरदर्शन के सत्यमेव जयते आपने हटा दिया, सत्यम शिवम सुंदरम आपने हटाया, लोगो आपने बदला, आपने सरकारी तंत्र में कहां से क्या नहीं बदला, आपका तो बस नहीं चला। नहीं तो सत्यमेव जयते जो भारत सरकार के नीचे लिखा था वो भी हटा देते, कुछ दिन और बने रहते, तो हट ही जाता आज तक। तो ये तो इन्होंने संस्कृत से, हिंदी से तो इतनी चिड़ है कि इनसे पूछो मत। ये तो हिंदी का नाम ऐसे मिटाना चाहते हैं जैसे इनको चिड़ सी हो गई है। और प्रणब मुखर्जी की अगर बात माने, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, ब्रजेश जी भी साथ में जुड़े हैं, इन्होंने भी पढ़ा होगा, अविरल जी भी, उन्होंने कहा था आप सोचिए राष्ट्रपति जो रहा हो वह व्यक्ति अपने जीवन में जो किसी से डरा नहीं हो, वो क्या गलत चीज लिख के जाएगा? और इसीलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि अगर वह प्रधानमंत्री होता तो ये 10 साल जो मोदी जी ने जो विकास किया है वो 10 साल पहले हो चुका होता। आज तो कुछ एडवांस होते, आज शायद हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कहीं ना कहीं जा रहे होते। तो मुझे लगता है कि ये अगर मोदी जी को भी लाने की जरूरत तो तब पड़ी। लोग सत्ता परिवर्तन कब चाहते हैं? जब वो जाते हैं आपसे। लेकिन अगर प्रणब दा अगर होते तो शायद कुछ हालात और होते, शायद परिवर्तन 5 साल और उसके बाद में आता भाजपा का, ये भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने जिस तरह से ये जो अपना बिठाया, इन्होंने सही लोगों को बैठने नहीं दिया, उन लोगों को मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। और ये वजह है कि आज ये लहर किसी से लड़ने को मजबूर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल को आपके घर में जो पला हुआ, जो आप पालते हैं ना डॉगी वगैरह, उसके खिलाफ ना फतवे जारी कर दें कि भैया ये तो हमारे दुश्मन का जो साथी है ना वो भी दुश्मन ही है। तो ये हम भेदभाव करने ही लग जाएंगे। सनातन का विरोध है खुल करके कर रहे हैं, उनका विरोध कर नहीं रहे, बोले कि जड़ की तरह बीमारी है, खत्म कर देंगे। अरे आपके जैसे पता नहीं कितने मच्छर आए इस देश में खत्म करने के लिए सनातन को, 1200 सालों से खत्म ही कर रहे हैं, मच्छर खत्म हो रहे हैं। मैं तो इन सबसे ये कहता हूँ कि जब आप नहीं थे, आपके दादा 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 उनके दादा जब नहीं थे, सनातन तब भी था, और जब तुम टांग उठा के चले जाओगे सनातन तब भी रहेगा। इसके लिए ज्यादा भिनभिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मच्छर लोशन की दवाई जो चली है ना आसपास, ये कट्टरता बहुत कम है हिंदुओं में, और ये चलो कट्टरता रहनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए हिंदुत्व और सनातन को पूछती है पूरी दुनिया। पढ़े लिखे देशों में, जो हमारे पाश्चात्य देश हैं, वो आज हमारी संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हम दिल जीतने वाले लोग हैं। हम हिम्मत से आ जाए तो राणा प्रताप भी बनना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी अगर अधरों पर रखी तो प्रेम से जीत लेंगे, लेकिन अगर बांसुरी हटी तो फिर उंगली पर सुदर्शन चक्र आ जाता है, वो भी देर नहीं लगती है, और बिना चलाए हुए पूरा महाभारत करवा देते हैं। तो ये कमाल की चीज है कि सनातन पर उंगलियां जो उठाते हैं। दुबई जैसे देश में आप देखिए एग्रीमेंट हो जाता है, और एग्रीमेंट की शर्त ये होती है कि मंदिर तो बनेगा। बोले कितनी लीज पर, कितने साल के लिए? तो उन्होंने कहा जब तक आसमान में सूरज चमकेगा तब तक ये मंदिर के नाम जमीन रहेगी। आप देखिए दुनिया का सबसे जो है एक अचंभित करने वाला ऐसा एग्रीमेंट न पहले सुना होगा और न शायद भविष्य में ऐसा कोई बने या बनाया जाए। जी तो ब्रजेश जी आप चौथे स्तंभ के बारे में क्या कहेंगे? चौथे स्तंभ को रहना चाहिए या चौथा स्तंभ चला जाए यहाँ से? आप लोग खुद देश संभाल लो। ब्रजेश जी देखिए सर, ऐसा है एक गाना चलता था कि इसमें क्या है कि जिनसे मिलने की तमन्ना होती है, चाहते तो हैं, लेकिन अब जैसे सामने आते तो उनके साथ नजर नहीं पाते। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो हम अबे न मिले हमारे लिए तो हम बेचैन हो जाते हैं कि हमारी बात पहुंचे कैसे जनता तक। और जैसे मीडिया हमारे बारे में कुछ कहना चाहती है तो हमें घृणा होने लग जाती है। तो मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो हम सुराएं, ये स्थिति लोगों की अभी। और आज जो है वो आप पर बैन नहीं लगाया। मैं आपको एक नागरिक होने के नाते बताता हूँ, आप पर बैन नहीं लगाया है, उन्होंने अपने आप पर बैन लगा लिया आने वाले समय के लिए। तो ये चौथे स्तंभ पे बैन लगा लिया कि हमसे कोई बात नहीं करे। चौथा स्तंभ तो स्वतंत्र है, हमसे कोई बात ना करे। बताएं, बोले आप बोले ब्रजेश। चौथा स्तंभ तो मानवर सदियों, मतलब सदी से भी ज्यादा हो गए इस पत्रकारिता को, तब से चार और आज है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसको किसी स्वार्थ नहीं है, किसी से कोई लालच नहीं है। जो सामने दिखा तो बोल दिया, जो सामने दिखा वो बता दिया।
चौथा स्तंभ रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन ऐसे तथाकथित लोग चौथे स्तंभ को, ये जो चौथे स्तंभ को ध्वस्त करना चाहते हैं। एक कमरे में 4 पिलर हैं, 4 पिलर को हथौड़ा लेके बिकाऊ है ही उसी कमरे के अंदर खड़े हुए हैं और हथौड़ा मार रहे हैं। जी ब्रजेश जी, पत्रकार तो बिकाऊ है ही नहीं। जो उसकी आंख देखती है उसका कलम लिख देता है, और जो वो सोचता है वो अपना पत्रकारिता में नोट करके निकाल देता है, क्योंकि वो दुनिया के सामने सच्चाई लाना चाहता है। और दुनिया के सामने अगर सच्चाई नहीं लाएगा तो जनता के सामने सच्चाई नहीं आएगी, और जनता के सामने सच्चाई आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आप क्या कर रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो बायस हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको दिखाएंगे, जो गलत काम करेगा उसको भी दिखाएंगे, और हम सबका सामने लेके आएंगे। इसीलिए हमें चौथा स्तंभ कहा गया है। निडर, निष्पक्ष और करेक्ट पत्रकारिता हम लोग करते हैं। इसके बारे में अब्रिल जी थोड़ा सा और प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े प्रवक्ता भी हैं, और ये बता भी सकते हैं, क्योंकि चौथे स्तंभ पे बहुत बुरी तरह हमला हुआ है। ये जो किया है इन लोगों ने, बहुत बुरी तरह हमला किया है। मैं तो ये कहता हूं कि पत्रकारिता इस तरह से खत्म हो जाएगी अगर इस तरह से ये हमले करते चले जाएंगे। अब्रिल जी देखिए, इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं कि पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे। पत्रकारिता इनके हमलों से समाप्त नहीं होने वाली, ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे यदि पत्रकारों के ऊपर हमला करने का कार्य करेंगे, यदि पत्रकारिता पर हमला करने का इनके द्वारा कार्य किया जाएगा। और पत्रकार यदि इनको दिखाएंगे नहीं, यदि इनको पत्रकार नहीं दिखाएंगे तो ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जनता के मध्य, देखिए जनता के मध्य में तो ये जाते ही नहीं है। अब राहुल गांधी विदेशों में रहते हैं, ये विदेशों में रहने वाले आदमी यहाँ से राजनीति करना चाहते हैं, यहाँ अपनी राजनीतिक भूमि तैयार करते हैं, तो पत्रकारों के माध्यम से आप लोगों की बदौलत ही तो होता है। आप लोग ही तो इनको दिखाते हैं जनता के मध्य में। अगर आप लोग ही इनको, इनका बहिष्कार कर दें, आप लोग ही इनको ना दिखाएं, तो ये कैसे नेता रह जाएंगे? उसके बाद इनको कौन दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा। मीडिया ही एक माध्यम है जिसके कारणवश ये जनता तक पहुंच पाते हैं। प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका डिजिटल टीवी मीडिया हो, उसके माध्यम से ही ये लोग जमीन तक पहुंच पाते हैं। बाकी स्वयं तो इनके द्वारा कोई ऐसे कार्यक्रम किए ही नहीं जाते जिससे कि ये जनता से संवाद कर सके। जनता के मध्य में रहना तो इनको पसंद भी नहीं है। ये तो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार के कार्य इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जनता तो अपने आप स्वयं ही इनका बहिष्कार कर चुकी, चाहे पत्रकार इनका बहिष्कार करें न करें। क्योंकि ये पत्रकार, जितने पत्रकारों का इन्होंने बहिष्कार करने का अपमानजनक कृत्य किया है, इनके करोड़ों फॉलोअर्स देश भर में हैं, करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। उन करोड़ों लोगों के मन में आज क्या तस्वीर इस इंडी गठबंधन की गई होगी, इस गठबंधन की क्या तस्वीर गई होगी, आप सोच नहीं सकते। और जो तस्वीर जनता के मन में गई, इन 14 पत्रकारों के फॉलोअर्स के मन में गई, तो आप समझ लीजिए वे लोग इनके विरुद्ध हो चुके, इनके खिलाफ हो चुके, और इनको हराने का कार्य निश्चित तौर पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन लोगों के द्वारा किया जाएगा। जो लोग इनके कारण आहत हुए हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई है, जिनकी भावनाओं को आहत करने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया है, ये बहुत गलत कार्य है। और ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का कार्य करने का यदि ये कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर इनके मुंह पर करारा तमाचा जनता के द्वारा जड़ा जाएगा, जिसको सहन करने की क्षमता इनके अंदर होगी भी नहीं। ब्रजेश जी, चौथे स्तंभ को तो आप लोग बचाओगे ही। आप ये बताइए कि आप लोगों ने क्या इस पे कोई केस वेस किया है, कोई केस फाइल चार्ज किया है, कुछ हुआ नहीं है? आपको आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रजेश जी? कांग्रेस के हाँ जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। बोलिए। 4 सितंबर की बात थी, बातों के बारे में, जाट समाज के बारे में उन्होंने एक आपस में भ्रम पैदा करने का कार्य पीडब्ल्यूडी मंत्री ने किया था। तो उसमें जो जाट थे, उसमें क्या है, वहां से निकल के बात आई थी। अब मैं आपको जैसे लीगल पोजीशन की बात बता रहा हूँ कि भाई जो व्यक्ति जिस कम्युनिटी का है, वो व्यक्ति इसके लिए
आपके जहां हैं, भारत के जिस कोने में भी हैं, कर सकते हो इस काम के लिए कि किसी को निराधार तौर पर बैन करने के लिए जो किया है, जो प्रयास किया गया है, वो किस कारण से किया गया। दूसरा, एक जो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी है, उस आप लोग बैठ के मंथन कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए ये अपमानित जो कार्य किया है, उसके लिए हम आंतरिक तौर पर ऐसा आपके पास में आपके विकल्प भी हैं। इसके लिए आपकी स्वयं की जो बैठक है उसके लिए भी आप कर सकते हो, उसमें भी आप इस बात को उठा सकते हैं। तो जैसा कि ये जी। भरतपुर में जो हुआ था, उसके लिए हमें कष्ट हुआ था। कांग्रेस के मंत्री ने इस प्रकार से ऐसा बयान दिया, गैर विश्वसनीय बयान था, जहां पर हम रहते थे उसमें से कर दिया, केस टेकअप किया। इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं और आप में से ही कोई व्यक्ति निकल के आए, मैं तो कहता हूँ पत्रकारिता समुदाय की ही व्यक्ति करें, तो वही इस बात को उठाएं, इसमें आपका जो साथ है वो निश्चित दिया जाएगा। केशव जी, ये तो बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम इसको बयान करें कि जो इन लोगों ने 14 पत्रकारों पे बयान, मतलब 14 पत्रकारों एंकरों पे जो इन लोगों ने एक धब्बा सा लगाने की कोशिश की है, ये पर्सनल रिवेंज का अगर कहें तो इसको मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। अगर इन लोगों ने पर्सनल रिवेंज ये कहूंगा कि इनका बस नहीं चलता, नहीं तो अभी तक जजों की भी लिस्ट जारी कर देते। जी जी, इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो अभी तक वकीलों की भी लिस्ट जारी कर देते। इनका बस नहीं चलता है, इस देश की IAS IPS की लिस्ट जारी कर देते। इनका बस नहीं चलता है, इस देश के अंदर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जारी कर देते। कमाल की बात आपको बताएं कि न्यायपालिका में जो सबसे बड़े शीर्ष पदों पर बैठे हैं, ये तो पुराने जो है वो आप मत कहलवाइए, नहीं तो कोई पहुंच जाएगा, क्योंकि आजकल FIR जो है वो गैर जमानती हो रही है, मेरी जमानत भी कोई नहीं करवाने आएगा उसके बाद। मैं काम का 2-4 महीने अंदर जो है रहूंगा, मुझे पता है हारेंगे निश्चित रूप से, नहीं, उस कार्य को हम करेंगे आपके लिए। आप अब्रिल जी आप बोल सकते हैं हारेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं हारेंगे। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि इनको विश्वास नहीं है हमारी न्यायपालिका पर, इनको विश्वास नहीं है हमारी कार्यपालिका पर, इनको किसी चीज पर विश्वास तो पाकिस्तान बीमार हो जाए तो फिर ऐसे लगता है हमारे देश के कुछ नेताओं को उनका फूफा बीमार हो गया है, जी जी, फिर तो ऐसा कहते हैं उनको मदद क्यों नहीं भेजी। मान्यवर एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा, मैं फौजी रहा हूँ 20 साल, और विश्वास तो उनको सेना पर भी नहीं, इन्होंने भी सेना के चीफ को गुंडा कहा था जी। विश्वास तो उनको सेना पर भी नहीं, जो कि PO बालाकोट स्ट्राइक तक कर चुके हैं। मैं उस समय सेना में था, 2012 की बात है, मैं उस टाइम पर मेरी पोस्टिंग थी। तो कर्नल पुरोहित इनके जीता जागता उदाहरण रहे, इनका शिकार किया गया। कर्नल पुरोहित को आप देखिए, हमारे कर्नल पुरोहित को किस तरह से एक ब्राह्मण का टैग ना सरनेम जुड़ा होने के कारण और इनके अनुसार नहीं चले, तो उसके कारण उनके ऊपर देखिए क्या क्या धाराएं लगवा के उनको अंदर कर दिया गया। कर्नल पुरोहित के जो है, आप देखिए कर्नल पुरोहित के साथ जो हुआ है, मुझे लगता है कि उन पर एक पुस्तक छपे, उस पर फिल्म बनाने की हिम्मत क्यों नहीं होती है, उस पर भी फिल्म तो बनाई जाए, बॉलीवुड के लोग उस पर भी फिल्म बनाए, कर्नल पुरोहित को दिखाएं कि उनके साथ में क्या क्या सरकारों ने किया है, उनको किस तरह से भारत के अंदर ही उनको पाकिस्तान जैसा महसूस हो गया। लेकिन वहां बेटा जब छूट करके आया, उसने ये नहीं कहा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, उसने कहा कि नहीं हमारा देश महान है। उसने राष्ट्र के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उसने सरकारों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये वो होता है फौजी के अंदर, सैनिक की बहुत, मैं तो कहता हूं कि ये तो केवल शक्ति शक्ति चिल्ला रहे हैं, सहन शक्ति है इस देश की फौजी। और उस फौज पर जो है आप उनके ऊपर, वो तो दुश्मनों की जब इतनी यातनाएं सह सकते हैं, तो उनके अपने अगर थोड़ा बहुत जुल्म कर भी लेंगे तो उसको तो माफी कर देते हैं। तो हमारे तो सैनिक जो है मन से निर्मल होते हैं, वचन से कठोर और पक्के होते हैं, तो उनके अंदर ये नहीं है कि वो राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप उनको मार भी डालोगे तब भी वो नहीं बोलेंगे, जिससे राष्ट्र की छवि खराब हो, हमारे सरकारों की छवि खराब हो, उसको लेकर के कभी उन्होंने कहा ही नहीं, कभी वो बोले ही नहीं। वो इसलिए नहीं कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो जवाब तोड़ना जानते हैं दुश्मन का, तो फिर वो जानते हैं कि घर में दुश्मन है कि बाहर दुश्मन है, वो उनके भी मुंह तोड़ना जानते हैं। लेकिन समस्याएं ये रही कि उनको नहीं दिखा, उनको विश्वास नहीं रह गया है, उनको तो अपनों पर विश्वास नहीं रह गया है। सिंधिया क्यों बाहर निकल आया पता ही नहीं चला, सचिन पायलट भी कुछ दिन में बाहर आ जाते हैं, लेकिन रोक के रखा हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे उनके नेता निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये इसी तरह विश्वास, गुलाम नबी आजाद जी बाहर आ गए हैं, तो जो अच्छे अच्छे नेता हैं वो सब बाहर लीडरशिप आ रही है इनकी, तो इनकी तो कमियां वो खुद बता रहे हैं अपने आप।
कुछ नेता तो ऐसे बता रहे हैं कि ये तो कुत्ते के जूठे बिस्कुट खा जाते हैं और वो अपने आप को कहते हैं मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ। तो ये समस्याएं हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद क्यों भाई अपने बनाए हुए विद्यालयों पर विश्वास नहीं था। बोले कि नहीं कांग्रेस ने 70 साल में बहुत सारे विद्यालय बनाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई। अच्छा, फिर अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़े? आपने 70 साल विकास किया, आपको खूब पता है कि हमने सब कुछ। इलाज के लिए आप इटली क्यों जाते हो? क्यों? आपको अपने एम्स पर विश्वास नहीं है? भाजपा का तो कोई नेता नहीं जाता है एम्स, वो तो भारतीय विद्यालयों में पढ़े। उनको तो आपके बनाए हुए विद्यालयों पर पूरा विश्वास था, उनको आपकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी पर पूरा विश्वास था। भाजपा के लोगों को तो नहीं है। बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बाहर और अंदर की बातें जो लोग करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपने 70 साल अगर यूनिवर्सिटी आपने बनाई, 70 साल आपने ITI बनाई, तो कौन से वो विद्यालय हैं जिनमें राहुल गांधी जी ने डिग्रियां प्राप्त की और प्रियंका गांधी जी ने, और उसके बाद में उनके बच्चे प्राप्त कर रहे हैं? तो ये सवाल क्या नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि आपने तो 70 साल विकास किया है, फिर आप बाहर क्यों जा रहे हो? आपने यहाँ हॉस्पिटल बनाए हैं, अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, तो बाहर इलाज क्यों करा रहे हो? जी, बाकी के लोग तो नहीं जा रहे हैं, वो तो आयुर्वेद पर निर्भर हो रहे हैं। कुछ को जरूरत पड़ती तो आपके हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके बनाई हुई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनको विश्वास है ना कि राष्ट्र की चीज राष्ट्र के काम आपने लगाई। उनको तो अपने राष्ट्र की किसी भी चीज पर जो है ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, भरोसा है पूरा। वो जा रहे हैं आपके ही बने हुए विद्यालय में, लेकिन आप अपने बने हुए विद्यालय में, अपनी बनी हुई यूनिवर्सिटी में, अपने बने हुए विश्वविद्यालयों में आप क्यों नहीं जा पा रहे? जी, मतलब है कि आपको अपनी बनाई चीजों पर भी आपको पता है कि हमने सही नहीं बनाया, आपके मन में खोट है। जी अब्रिल जी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए थोड़ा क्विक रिएक्शन लेंगे हम आपसे। अब्रिल जी ये बताइए, चौथे स्तंभ पे ये हमला कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये सनातन विरोधी भी हैं। तो अगर ये करते रहेंगे, टीवी एंकर्स पे हमला या पत्रकारों पे हमला और सनातन धर्म पे हमला, क्या इससे इनके वोट बैंक बढ़ेंगे क्या? देखिए बिल्कुल नहीं, इनका वोट बैंक समाप्त होने वाला है और समाप्त हो चुका है। अरे आप कह रहे हैं वोट बैंक बढ़ेगा क्या? वो अमेठी से हार चुके हैं, आप वोट बैंक बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो तो अपनी पारंपरिक सीट हार चुके हैं, उसके बाद कौन सा वोट बैंक बढ़ाएंगे? दूसरे उम्मीदवारों को ये लोग क्या जितवाएंगे जो स्वयं नहीं जीत पाए? जी, और कौन इनका टिकट लेकर चुनाव लड़ेगा? मैं तो इस बात से हैरान हूं, इनका टिकट पकड़ने के लिए तैयार कौन होगा? कांग्रेस वालों के टिकट पर तो कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। डूबती हुई नाव में कोई स्वयं डूबने के लिए नहीं बैठना चाहेगा। ये तो नाव डूबनी है, ये निश्चित है। और जो नाव डूबेगी उसमें क्यों कोई चढ़ेगा? और राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, इन लोगों को मालूम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बोलने की सभ्यता नहीं है, कोई सीरियसनेस इनके अंदर नहीं है, किसी जमीन से उठ करके नेता बनने वाले लोग नहीं हैं। प्रियंका गांधी को अपने आप राजनीति विरासत में मिली है, राहुल गांधी को विरासत में राजनीति गिफ्ट के रूप में मिली है। एक प्रकार से इन्होंने क्या किया है? इतनी रैलियां इनके द्वारा मैनेज की गई हैं, स्वयं इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कोई मैनेजमेंट नहीं आता, केवल ये घर पर बैठकर ट्वीट करने वाले लोग हैं, केवल ट्वीट करना ये जानते हैं, उससे आगे ये कुछ नहीं जानते। और इनके बैन करने से कौन बैन हो रहा है? किसको क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भैया, अपने प्रवक्ता तुम्हें नहीं भेजने, मत भेजिए। अपने प्रवक्ता ही तो नहीं भेजोगे उन चैनलों के ऊपर, उन शोज के ऊपर जो शोज होते हैं, उन पत्रकारों के साथ मत भेजो। उससे क्या फर्क पड़ रहा है किसी के ऊपर? अपनी पब्लिसिटी जो इनकी होती वो और नहीं होगी, और बढ़िया है। इनकी ये तो अपनी पब्लिसिटी को समाप्त करने के कार्य में लगे हुए हैं। वो रावण वाला हाल है इनका, ये विनाशकाल विपरीत बुद्धि है। इनका समय समाप्त होने के लिए आ चुका है करीब। तो ये समय समाप्त इनका जो होने वाला है, इनका सब कुछ समय समाप्त इस बार हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से जनता का इन्होंने अपमान किया, पत्रकारों का इन्होंने अपमान किया, इन्होंने ना जनता को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ताओं को छोड़ा, ना हिंदुओं को छोड़ा। ममता बनर्जी ने हिंदुओं को कटवाने का कार्य किया। जय श्री राम से चिढ़ने वाली ममता बनर्जी है। तो क्या लोग हैं ये मानव नहीं दानव है। हो सकता है, और ये स्वयं को नेता प्रदर्शित करते हैं। सुझाव मेरी तरफ से तो यही हो सकता है। हाँ बताइए। इनको वोट तो नहीं मिल रहा है क्योंकि नेताओं को जोड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अपने वोटर जोड़ रहे हैं। जी, ये एक बैंक खोलने, मुझे लगता है कि अगर अभी से वोट बैंक के नाम से, तो ये अच्छा रहेगा। उसकी जगह जगह शाखाएं खुलवाएं, उसमें आधार कार्ड के साथ में मोदी जी ने बता तो दिया है
तो बैंक खोल करके शायद वोटर इकट्ठा कर सकते हैं, ये इनके पास एक अंतिम रहेगा कि भैया वोट बैंक जो है वो इंडिया के पास है। तो अब इन्होंने इंडिया तो अपना बना ही लिया हुआ है, वोट बैंक भी बना लें, पार्लियामेंट भी शायद अपना बना लेंगे। जी जी, अपनी सारी चीजें, अपने संविधान, अपने कानून, अपने तरीके तो हैं ही इनके। सही है। जी जी, इनको शर्म करनी चाहिए कि ऐसे वकीलों पर, अधिवक्ताओं पर मेरा प्रश्न नहीं है। जी अगर कोई वकील, अधिवक्ता किसी आतंकी का केस लड़ता है, वो उसका अधिकार है, और ये अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि हमारे यहाँ किसी निर्दोष के साथ में गलत नहीं हुआ है, वो दोषी है, उसके लड़ने वाले भी यहाँ मिले, बाहर से नहीं आ पाए। लेकिन ऐसे अधिवक्ताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। वो अगर आते हैं तो उससे क्या है कि राष्ट्रवाद में थोड़ी सी कमी आती है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है युवाओं पर। फिर यूथ कहता है फिर क्या है फर्क, फिर तो चाहे आप पाकिस्तान का झंडा लेके चलो, फिर हिंदुस्तान का झंडा लेके, फर्क पड़ता है। वो कहते हैं तिरंगे में 3 रंग हैं, लेकिन जब किसी शहीद का सब आता है ना घर पर, तो उसमें 4 रंग हो जाते हैं, एक लाल रंग भी उसमें जुड़ जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो बहता है राष्ट्र के लिए। ये 3 रंग तो फहराते हैं, लेकिन उसे केवल 1 रंग की वजह से। जी, तो ये इनको समझना चाहिए कि बात जब हमारे जवानों की आती है, आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात आप करिए। कोई एंकर एक ऐसा बता दीजिए जिसने कभी अपमान किया हो हमारी सेना का, एक ऐसा भी एंकर आप बैन कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो एंकर इनसे बैन नहीं किए जाएंगे। मैं कह रहा था ये रवीश कुमार को बैन नहीं करेंगे, ये रवीश कुमार को बैन नहीं करेंगे, ये राजदीप सरदेसाई को बैन नहीं करेंगे, ये बरखा दत्त को बैन नहीं करेंगे, ये बैन नहीं करेंगे तो अजीत अंजुम को बैन नहीं करेंगे, ये इन लोगों को बैन नहीं करेंगे, इन लोगों को तो प्रोत्साहन देने का कार्य करेंगे। ये छवि आपको जरूर बैन कर देंगे। मेरा करवा दो, बैन करवा दो। जिसे भी जी 1 मिनट 10 सेकंड ही लूंगा। ब्रजेश जी से बस काउंटर क्वेश्चन एक है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि टीवी एंकरों को देखता कौन है, इनसे ये इससे ज्यादा तो व्यूअरशिप हमारी यूट्यूब की आ रही है, तो फिर ये आदेश देने की जरूरत ही क्या थी जब कोई टीवी चैनल देखता ही नहीं है, टीवी एंकरों को देखता नहीं है। अब व्यूअरशिप यूट्यूब पर आ रही है तो इनको बैन करने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा कदम क्यों फजीयत करवाई? बोलिए ब्रजेश। चलो साहब, आप सबका जुड़ने हमारे धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सबका जुड़ने में, धन्यवाद सर। टाइम इतना, आप बोलना चाहते हैं? आप बोलिए 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 बोलिए। सत्य में जयते, आप जो पत्रकार की यूनिवर्सिटी है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, वो हार्ड वर्क यूनिवर्सिटी है। जी जी, अच्छा चलो साहब, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे चैनल से। अब्दुल जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।